ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरीश है और हम लोग इस वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस के नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे। ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें पहले पार्ट में हम लोग इस जो भी ये टॉपिक है इनके जो है सूत्र आदि के बारे में जानेंगे। दूसरे पार्ट में इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। तो जो हमारा प्रतिशत है, प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस शत, यानी कि 100 में से एक। प्रतिशत में क्या करते हैं, 100 की स्केल में हम सारी चीज़ों को देखते हैं। प्रतिशत को हम लोग इस वाले जो सिंबल्स है इससे जो है जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं भी प्रतिशत जो है लगा होता है, जैसे कहीं पे अगर मान लो लिखा हुआ है 23%, तो इसका मतलब है 23/100। इसी तरह अगर कहीं पे लिखा हुआ है 44%, तो उसका मतलब हो गया 44/100। यानी कि किसी भी संख्या के आगे अगर प्रतिशत लगा हुआ है, जैसे अगर x% लिखा हुआ है, इसका मतलब x/100। तो किसी भी संख्या के आगे अगर प्रतिशत लगा हुआ है उसका मतलब उसका बटा 100 होता है, यानी कि संख्या बटे 100। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर सवाल एक दिया हुआ है कि 20 का 10% होगा, तो अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है जहां पे लिखा रहेगा 20 का 10%, तो क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी संख्या के आगे अगर प्रतिशत लगा हुआ है, तो यहाँ 10 के आगे प्रतिशत लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 20 गुणे 10/100। तो ये हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, या 2 आ जाएगा, यानी कि 20 का 10% कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, अगला क्वेश्चन है 3/5 को प्रतिशत में बदलो। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/5 गुणे 100। तो ये हो जाएगा 60 आ जाएगा। ये जो है जब भाग देंगे तो 60, यानी कि 3/5 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो ये जो है हमारा आ जाएगा 60%। अब जैसे अगर मान लो कि आपको लगता है कि ये 60% कैसे आ गया, तो अगर आप जो है 60% को सरल करेंगे तो वो जो है वापस जो है 3/5 आना चाहिए। तो हम लोग 60% को सरल करते हैं, तो 60% का मतलब होता है 60/100। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ प्रतिशत लगा होता है उसका मतलब बटे 100। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे इसको, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। तो वापस हमें वही भिन्न जो है प्राप्त हो गई। यानी कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग उसमें 100 से गुणा करते हैं, और अगर कहीं भी संख्या के आगे प्रतिशत लगा हुआ है तो उसमें जो है बटे 100 से भाग करते हैं। इसी तरह अगर मान लो हमें 1/2 कोई संख्या दी हुई है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना हो, तो इसमें जो है 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 50%। तो किसी भी भिन्न को जो है अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। अगला सवाल करते हैं, 0.035 को प्रतिशत में बदलो। अब जैसे हमें इस संख्या को प्रतिशत में बदलना है, तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुणा करते हैं। तो पहले ये जो संख्या है इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 35/1000। मतलब इसको जो है अगर हम भिन्न में बदलेंगे इस संख्या को, तो ये आएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुणा करेंगे, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.5%। तो इस तरह जो है इसका आंसर आएगा 3.5%। अगला सवाल है, 150 किस संख्या का 30% है। 150 किस संख्या का 30% है। इस क्वेश्चन में हमें संख्या नहीं मालूम है, किसी संख्या का 30% जो है वो 150 है, ये हमें बता रहा है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मान लेते हैं संख्या हमारी x है। अब ये कह रहा है कि x का 30%, यानी कि x का 30% जो है ये हमारा है 150। तो इसको सरल कैसे करेंगे, x गुणे 30/100 बराबर 150। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 150 गुणे 100/30। तो इसको सरल करेंगे,
30 यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। यानी कि हमारी वो संख्या कितनी है 500। 500 का जब हम 30% निकालेंगे तो वो 150 आएगा। तो इस तरह जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 60 240 का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह के जो है सवाल को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंश में लिखते हैं 60 और हर में हो जाएगा 240, क्योंकि कुल संख्या हमारी 240 है, उसमें से 60 जो है कितना प्रतिशत है, तो उसको निकालने के लिए जो छोटी संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे और बड़ी संख्या नीचे लिखेंगे, उसमें जो है हम लोग 100 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा तो आ जाएगा 25%। जैसे हम लोग अभी अपने हाई स्कूल में या किसी भी क्लास में जो नंबर हमको मिलते हैं उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसका निकालते हैं प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। यानी कि जो हमें नंबर मिलता है और जो टोटल पूर्णांक होता है उसमें 100 से गुणा कर देते हैं भाग देने के बाद, तो जो है वो हमारा प्रतिशत निकलता है। जैसे ये वाला सवाल है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 60 240 का कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं कि 240 जो है इसका x प्रतिशत जो है, इसका जब हम लोग x प्रतिशत निकालेंगे तो ये हमारा 60 आएगा। तो इसको जो है सरल करते हैं तो हो जाएगा 240 गुणे x बटे 100 बराबर 60। तो हमारा x हो जाएगा 60 गुणे, क्योंकि ये 100 जो है इधर भाग में है तो जो बराबर के इस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 60 गुणे 100 बटे 240। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा, 60 से 240 कटेगा तो 4 आएगा, 4 से जो है जब हमारा 100 कटेगा तो ये आ जाएगा 25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25%। तो इस तरह भी इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा 900 का 88% माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 623। तो इस वाले सवाल को सरल करते हैं, यानी कि 900 गुणे, क्योंकि यहाँ लिखा है का 88%, तो जहाँ भी का आएगा इसका मतलब उसमें गुणा करेंगे। संख्या का x% मतलब संख्या गुणे x बटे 100। इसी तरह 900 का x 88% मतलब 900 गुणे 88 बटे 100, ये आ जाएगा माइनस x का स्क्वायर बराबर 623। तो इसको सरल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 से 88 में गुणा होगा तो 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 9 72 7 79 792। अब एक्स स्क्वायर इधर माइनस में है, इसको जो है ब्रैकेट के इस तरफ ले जाते हैं और 623 को इस तरफ ले आते हैं, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 623। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 792 माइनस 623। तो इसको जब सरल करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बराबर, घटाएंगे तो आएगा 169, 12 में से 3 गए 9, 8 में से 2 गए 6 और 6 में से और 7 में से 6 गए 1। तो x बराबर हो जाएगा √169, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 13। तो हमारा x का मान हो जाएगा 13। अब हम लोग प्रतिशत में वृद्धि व कमी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कहीं कहीं पर सवाल रहता है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि हो गई, या किसी संख्या में 10% की कमी हो गई, या किसी की आमदनी में 10% की बढ़ोतरी हुई या कमी हुई। तो उसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि किसी की आमदनी जो है वो 100 रुपये है, अगर सवाल ये कहता है कि उसकी आमदनी जो है 25% बढ़ गई, इसका मतलब ये होता है कि उसकी आमदनी पहले 100 रुपये थी, अब जो है उसको 25% ज़्यादा मिल रहा है। तो पहले हम इसका 25% निकालते हैं, तो 100 का 25% निकालेंगे, यानी कि जो आमदनी उसकी बढ़ी है पहले वो निकालेंगे। तो 100 का 25% मतलब 100 गुणे 25 बटे 100, तो ये आ जाएगा 25, यानी कि उसकी इनकम जो है 25 रुपये बढ़ गई। तो उसकी जो कुल इनकम होगी, कुल जो है वो इनकम कितनी हो जाएगी, पहले उसकी 100 थी और 25 रुपये उसकी बढ़ गई है, तो 125 जो है ये हो जाएगी। इस तरह जो है हम लोग वृद्धि जो है निकालते हैं। अगर कमी का क्या मतलब है, जैसे मान लो किसी की सैलरी जो है पहले जो है
100 रुपये थी। अब बाद में जो है वो 10% जो है उसकी कम हो गई, इसकी 10% क्या हुई, कम हो गई। तो सबसे पहले हम लोग कितना रुपए उसकी सैलरी कम हुई वो निकालेंगे। तो पहले हम लोग निकालेंगे 100 का 10%, यानी कि 100 गुणे 10/100। तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि उसकी सैलरी कितनी कम हुई, 10 रुपये। अब उसकी जो है अब सैलरी उसको कितनी मिलेगी, तो पहले उसकी सैलरी थी 100 रुपये, उसमें से उसको 10 रुपये अब कम मिलेंगे, तो उसकी सैलरी हो जाएगी 90 रुपये। तो इस तरह जो है कमी जो है निकालते हैं, यानी कि वृद्धि में उसकी सैलरी में जो है जो बढ़ोतरी होगी उसको जोड़ देंगे, और कमी में जो उसकी सैलरी कम होगी उसको उसकी मूल सैलरी में से घटा देंगे। तो इस तरह वृद्धि और कमी जो है हम लोग निकालते हैं प्रतिशत के केस में। अब हम लोग समझते हैं कि लाभ, हानि, क्रय विक्रय मूल्य और लागत मूल्य क्या होता है। तो लाभ क्या है, जैसे आप बाजार से कोई सामान खरीद के लाए, मान लो 100 रुपये में लाए उस सामान को खरीद के, और आपने 120 रुपये में उसको बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो आपको लाभ हुआ। और कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आपने 120 में बेचा है, 100 में खरीदा था, तो इसमें जो है घटा देंगे तो आ जाएगा 20, तो आपको 20 रुपये का लाभ हो गया। जिस दाम पे आपने वो वस्तु खरीदी थी वो उसका होता है क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी कि जिस पे वो खरीदा गया है। और जिस मूल्य पे आपने बेचा है वो उसका क्या होता है, विक्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पे उसको बेचा गया है। अगर आपने उसको लाभ में बेचा है, क्योंकि आप 100 रुपये में खरीद के 120 में बेच रहे हो, तो वो जो है लाभ हो जाता है। लेकिन अगर यही आप 100 रुपये में खरीद के लाए और 80 रुपये में आपका वो सामान बिका, तो आपको हानि होती है। आपको कितनी हानि हुई, तो 100 में से 80 को घटा देंगे तो 20 रुपये की आपको हानि हुई। यानी कि आप अगर क्रय मूल्य जो है ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, तो आपको हानि होगी, और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो आपको लाभ होगा। लागत मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु को बनाने में जो हमारा खर्च होता है उसको हम लागत मूल्य कहते हैं। ये जो है कुछ सूत्र हैं, हम लोग याद करेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। सब फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप जो है लाभ और हानि को सही से समझ में आ गया आपको, तो ये अपने आप ही आपको समझ में आ जाता है। जो मेन दो फार्मूला आपको याद करना है ये है, लाभ का प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, यहाँ पे हर में क्रय मूल्य रहेगा गुणे 100। इसी तरह हानि का प्रतिशत निकालेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इस पे हम लोग कुछ सवाल करते हैं। हेमराज ने एक घड़ी 1000 में खरीद कर 800 रुपये में बेच दी, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि घड़ी उसने कितने में खरीदी, 1000 रुपये में घड़ी उसने खरीदी। कितने में बेची है उसने, 800 रुपये में बेच दी। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000, मतलब खरीदने वाला मूल्य। 800 रुपये हो गया विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य। तो इसमें लाभ ही हुआ कि हानि हुई, क्योंकि वो ज़्यादा दाम में खरीद रहा है और कम दाम में बेच रहा है, इसलिए उसको हुई हानि। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हानि। तो उसकी हानि कितनी हुई, हानि हो गई 1000 में उसने खरीदा माइनस 800 में उसने बेच दिया, तो उसको हानि कितनी हुई, 200 रुपये की उसकी हानि हुई। तो हानि का प्रतिशत निकालना है। तो हानि का प्रतिशत क्या होता है, हानि का जो प्रतिशत है उसका फार्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि, यानी कि होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि हमारी है 200 रुपये की, क्रय मूल्य है हमारा 1000 और गुणे 100। तो इसको काटेंगे, 200 से 1000 काटेंगे, यहाँ 5 आएगा, और 5 से जो है 100 काटेंगे तो यहाँ आएगा 20, यानी कि उसको 20% की हानि हुई। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरह इसको हम निकालेंगे। अब हम लोग डिस्काउंट के बारे में जान लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं भी सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है 40% ऑफ, 50% ऑफ। इसका मतलब क्या है, वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट हमेशा हमको किस पे देते हैं वो लोग, MRP पे देते हैं। किस पे देते हैं, MRP।
यानी कि उस पर जो अंकित मूल्य रहता है, जो उस पर लिखा हुआ रहता है वस्तु पे, उसी मूल्य पे जो है हमें डिस्काउंट मिलता है। जो प्रतिशत डिस्काउंट होता है उसका मतलब होता है कितना प्रतिशत हमें डिस्काउंट मिला, वो होता है डिस्काउंट की राशि गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। जितना अंकित मूल्य है उस पे जो है हमें डिस्काउंट मिलता है और उसको हम लोग ऐसे निकालते हैं। विक्रय मूल्य होता है हमारा अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यानी कि आपको कितने रुपए में वो वस्तु मिलती है, जितना उसका एमआरपी रहता है माइनस जितने रुपए में वो जो है आपको डिस्काउंट देता है। अब उदाहरण ले लेते हैं, मान लो कि आप जो है एक जीन्स खरीदने जा रहे हो जिसकी कीमत है 1000। वहाँ दुकान पे लिखा हुआ है बोर्ड में कि 50% डिस्काउंट है, तो आपको वो कितने में मिलेगी? तो सबसे पहले आप डिस्काउंट निकालेंगे, तो 1000 उसकी एमआरपी है गुणे 50/100, तो ये आपका निकलेगा डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा 500। यानी कि आपको छूट मिल जाएगी 500 रुपये की। तो आपको वस्तु कितने में मिलेगी? 1000 माइनस 500 यानी कि 500। तो आपको वो जीन्स जो है 500 में मिलेगी। तो हमारा विक्रय मूल्य दुकानदार के लिए क्या होगा? अंकित मूल्य यानी कि 1000 माइनस बट्टा यानी कि डिस्काउंट 500, तो वो आपको वस्तु कितने में मिलेगी? 500 में। कुल बट्टा या डिस्काउंट जो है वो किसके बराबर होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये जो कुल डिस्काउंट होता है, क्योंकि यहाँ से डिस्काउंट अगर निकालेंगे हम लोग तो डिस्काउंट हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य। यही फार्मूला जो है दोबारा लिखा गया है। जैसे एक जो है सवाल हम लोग देखते हैं कि एक दुकानदार 30,000 रुपये की वस्तु पर 10%, 15% व 20% का क्रमिक बट्टा देता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। यानी कि 30,000 जो है रुपये की कोई वस्तु है, उस पर दुकानदार क्या कह रहा है कि ऐसे कहीं कहीं पे लिखा रहता है, जैसे आप खरीदने जाओ कि 50% प्लस 40% ऑफ या 50% प्लस 50% ऑफ, दुकान पे ऐसे कहीं लिखा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा पूरा फ्री में मिल जाएगा 100%। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आप जीन्स ही खरीदने गए, वो वस्तु की कीमत 1000 है, तो दुकानदार पहले आपको 50% जो है डिस्काउंट देगा, उसके बाद जो आपका पैसा आएगा, जो बचेगा, उस पर फिर 50% का डिस्काउंट देगा। अब इसको हम समझते हैं कि जैसे हमारी वस्तु 1000 की है और इस पे जो है डिस्काउंट लिखा हुआ है 50% प्लस 50%, तो यानी कि 1000 का पहले 50% हम लोग निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 500। यानी कि पहले वो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट देगा, उसके बाद इस 500 पे फिर 50% का डिस्काउंट देगा, तो ये हो जाएगा 250। तो आपको वस्तु जो है कितने में मिलेगी? वो 250 रुपये में मिलेगी। इस तरह जो है ये क्रमिक बट्टा जो है मतलब क्रमिक डिस्काउंट दिया जाता है। तो जैसे 30,000 की वस्तु है, तो पहले जो है आपकी वस्तु कितने की है? 30,000। अब इसमें वो 10% डिस्काउंट आपको दे रहा है पहले, तो आपका ये कितना डिस्काउंट हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,000। तो आपको 3,000 रुपये डिस्काउंट में दे दिया पहले, तो आपका मूल्य कितने रुपए में मिलनी चाहिए वस्तु? 27,000। लेकिन वो फिर से आपको 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो गुणे 15/100, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 और 15 सत्ते 105, तो यहाँ आ जाएगा 5, 10, 15 दूना 30, 10, 40। तो आपको फिर से वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 4050 का। तो 27,000 माइनस 4050, तो ये हो जाएगा 0, 5, यहाँ आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6 में से 4 के 2, ये हो जाएगा 2, यानी कि 22,950। ये आपको जो है 15% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु मिलेगी। इसके बाद वो फिर से 20% का डिस्काउंट देता है। कितने का? 20% का। तो बटे गुणे 20/100, तो ये वस्तु जो है आपको कितने में मिलेगी? ये वस्तु मिलेगी आपको, इसको जो है सरल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 9 18 1 19 और 22 24 45। तो आपको फिर से जो है 4590 का डिस्काउंट मिल गया। तो घटा लेंगे, आपको कितने में वस्तु मिलेगी? 22,950 माइनस
4590 तो हो जाएगा 0, 6, 3 और 18। तो वस्तु आपको कितने की मिलेगी? 18,360 की। यानी कि दुकानदार जो है 30,000 रुपये की वस्तु पे एक बार 10% बट्टा देता है, एक बार 15%, एक बार 20%, मतलब 10% प्लस 15% प्लस 20% का क्रमिक बट्टा देता है। तो इस तरह जो है आपको वस्तु इतने में मिलेगी। अब हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? अगर जो है मूलधन एक निश्चित समय अवधि के बाद जो है लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस फार्मूले से हमें ब्याज निकलता है, और अगर हमें मिश्रधन निकालना हो तो हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? यदि ब्याज एक निश्चित अवधि के बाद मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो इस राशि को आगे की अवधि के लिए, मतलब आगे जब कैलकुलेट होगा उसके लिए मूलधन मानकर ब्याज लगाया जाता है। यह प्रक्रिया निश्चित समय के लिए अपनाई जाती है। तो इस प्रकार के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले में आपको डायरेक्ट मिश्रधन प्राप्त होता है। इसका फार्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन एक धन दर बटे 100 की पावर समय। तो यहाँ पे अगर आपको ब्याज निकालना हो तो मिश्रधन में से मूलधन घटाना पड़ेगा। अगर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि के केस में ब्याज की गणना अगर छमाही होती हो तो वहाँ पे r/2 कर देते हैं, और जहाँ समय का फार्मूला होता है वहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए तिमाही होती है तो साल भर में 4 तिमाही होती है तो r को 4 से भाग दे देंगे और यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। इस तरह जो है इसमें ब्याज की गणना करते हैं। इस पे एक सवाल करते हैं, रुपये 3,000 का 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज व मिश्रधन बताओ। तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना है? 3,000 गुणे दर कितना है? 4% और गुणे समय कितना है? 3 वर्ष बटे 100। तो इसको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? 3 चौक 12 3 36 360। यानी कि उसको ब्याज कितना मिलेगा? 360 रुपये। तो मिश्रधन भी बताना है तो मिश्रधन हमारा हो जाएगा, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा 3,000 रुपये है और ब्याज हमारा है 360 रुपये। तो ये आ जाएगा हमारा 3,360 रुपये। इस तरह इसका मिश्रधन जो है हम लोग निकालेंगे। एक और सवाल है, 2,500 रुपये का 2 वर्ष का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो इसमें जो है मूलधन हमारा कितना दिया है? 2,500 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो है फार्मूला क्या है? A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। तो यहाँ पे मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन दिया है 2,500, तो 2,500 एक धन 12/100 की पावर कितना समय है? 2 है। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो आएगा 2,500 गुणे 100 112 गुणे 112, क्योंकि 1 प्लस 1/2/100 जब इस भिन्न को सरल करेंगे तो यह जाएगा 112/100। तो यहाँ पे हो जाएगा बटे 100 गुणे 100, क्योंकि ये वर्ग है यानी कि इसका जो है वर्ग है तो ये 2 बार गुणा हो जाएगा। 112 गुणे 112 बटे 100 गुणे 100। तो जब हम इस समीकरण को सरल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,136। ये हमें मिश्रधन प्राप्त होगा। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमको जो है ब्याज मिल जाएगा। यानी कि इसमें से 2,500 रुपये हम घटा देंगे तो हमको जो है ब्याज मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 636। तो हमें जो है कितना ब्याज प्राप्त होगा? 636 रुपये। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसमें से हर साल जो है क्वेश्चन आते हैं। तो परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस और जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।